मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ और स्कीम्स की, कुछ और एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जो सरकार के द्वारा की जाती हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। जिसमें अभी आज का फर्स्ट पॉइंट है सर्व्ड फ्रॉम इंडिया। अब ये क्या चीज़ है? एक्चुअली सर्व्ड फ्रॉम इंडिया एक स्कीम का नाम है, एक ब्रांड है जो सरकार ने फिक्स किया है उन एक्सपोर्टर्स के लिए जो इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब जैसे ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते, जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आप इंडिया में बैठे बैठे जो है फॉरेन कंट्रीज़ में दे सकते हो। तो उसके लिए या उससे आप फॉरेन एक्सचेंज जो है कलेक्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपको आपका प्रोडक्ट जब जाएगा एक्सपोर्टर के पास या जिसके पास भी ये जाएगा, उसके ऊपर सर्व्ड फ्रॉम इंडिया ब्रांड लगाने की परमिशन मिल जाएगी। सर्व्ड फ्रॉम इंडिया ब्रांड, एक्चुअली इट्स ए ब्रांड, ठीक है, इट्स ए ब्रांड नेम जो सरकार की तरफ से दिया गया है उन एक्सपोर्टर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जिनका टर्नओवर समझते हैं, सेल मतलब पर ईयर का जो उनका टर्नओवर है, जो या टर्नओवर भी नहीं बोलूँगी, जो फॉरेन एक्सचेंज वो अर्न करते हैं वो 5 लाख कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे इनविजिबल सर्विस प्रोवाइडर्स जो एक्सपोर्ट में डायरेक्टली हमें नहीं, इनविजिबल का मतलब तो यही होगा ना कि जो एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं या डायरेक्टली इन द सेंस कि वो दूसरे एक्सपोर्ट्स की तरह दिख नहीं हमें पता लगता उनके बारे में, लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकायदा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। और अगर उनका साल का जो कोटा है वो 5 लाख से ऊपर चला जाता है, कोटा का मतलब अगर वो अपने 5 लाख से ऊपर फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट कर लेते हैं, तो सरकार उनको अपनी सर्विसेज या अपना जो भी एक तरह से कोई भी चीज़ होती है तो ब्रांड से बिकती है ना, तो उसको उस सर्विस के साथ सर्व्ड फ्रॉम इंडिया ब्रांड लगाने की परमिशन दे देती है। अब इस परमिशन का बेनिफिट ये होता है कि आपको डिफरेंट टाइप के इंपोर्ट इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। कल को आपको अगर अपने ऑफिस के लिए, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसको एक्सपोर्ट करते हो, आपको एक ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए, आपको ऑफिस के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो आप फॉरेन से मंगाना चाह रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ दोज इंसेंटिव्स जो आपको गवर्नमेंट ने दिए हैं बिकॉज आपने ये काम किया है। ठीक है, क्योंकि आपको सर्व्ड फ्रॉम इंडिया का ब्रांड सरकार ने दिया है, एक परमिशन दी है, तो सरकार जब चाहे परमिशन दे भी सकती है आपके रिकॉर्ड के बेस पर और आपसे परमिशन वापस भी ले सकती है, कैंसिल भी हो सकती है परमिशन। इन दैट केस आपको फिर ये ब्रांड नेम यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी और फ्यूचर में आपको फिर इम्पोर्ट इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। इंसेंटिव्स का मतलब जो आपको इनकरेजमेंट मिलता है, जैसे ड्यूटी फ्री, कस्टम ड्यूटी वगैरह फ्री कर दी जाती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ विशेष कृषि उपज एंड ग्राम उद्योग योजना। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कृषि उपज मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये स्कीम सरकार की चलाई गई है और इसके अंतर्गत हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फार्म प्रोडक्ट्स, फ्लावर्स और ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो और गाँवों में जो छोटी छोटी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, जो घरेलू उद्योग जिसको आप कह सकते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो ज़्यादातर बनाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम है जिसका नाम है हमारा विशेष कृषि उपज एंड ग्राम उद्योग योजना। इसके अंतर्गत अब स्कीम क्या है कि अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये है कि जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उसका 5% के बराबर आपको इम्पोर्ट इंसेंटिव मिल जाएगा। मतलब 5% के अमाउंट के बराबर आप इम्पोर्ट कर सकते हो विदाउट कस्टम ड्यूटी। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव है जो दिया जाता है ऐसे लोगों को जो विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना भी वो एक्सपोर्ट करेंगे ना, उसके 5% के बराबर, दिख रहा है आपको, 5% के बराबर उनको इम्पोर्ट इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ फोकस प्रोडक्ट एंड फोकस मार्केट स्कीम। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो प्रोडक्ट पर फोकस करना है वो स्कीम है और एक है मार्केट पे फोकस करना है वो स्कीम है।
प्रोडक्ट पर फोकस करने का सीन क्या है, पहले तो ये देख लेंगे इन द ईयर 2006-7 ये 2 स्कीम्स आई थी 6 और 7 के बीच में। तो अभी मैं यहीं से क्लियर कर देती हूँ, ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है एक्चुअली वो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। जो प्रोडक्ट स्कीम है वो कौन से प्रोडक्ट को पर फोकस करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, फिश है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आप इन प्रोडक्ट्स का अगर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको आपके साल के जो भी एक साल में जो भी टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर होता है, मतलब जितना भी आप वॉल्यूम का एक्सपोर्ट करते हो, जितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, जितनी सेल में एक्सपोर्ट, सॉरी मात्रा की बात बोल रही हूँ, क्वांटिटी नहीं, मतलब वो जो उसका वैल्यू होगा, ठीक है ना, जितने की सेल होगी, कहने का मतलब ये है आपका, उसके 1.25% के बराबर आपको ड्यूटी क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ड्यूटी क्रेडिट्स आपको याद है हमने किए थे, जब एक तरह से वाउचर की तरह मिल जाएंगे और इसका इस्तेमाल आप आगे इंपोर्ट करने में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई प्रोडक्ट की बात कि किन प्रोडक्ट पे आपको फोकस करना है, किन प्रोडक्ट का आपको एक्सपोर्ट करना है। फिर आ जाता है फोकस मार्केट स्कीम, तो यहाँ पर मार्केट पर फोकस करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक कंट्री, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करता हो, नहीं। तो अब इंडिया, हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का एक्सपोर्ट जिन कंट्रीज़ में लो है, तो हम चाहेंगे कि हमारा उन देशों के साथ भी व्यापार बढ़े, स्पेशली एक्सपोर्ट बढ़े। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए सरकार की एक स्कीम है फोकस मार्केट स्कीम। तो जो एक्सपोर्टर्स उन कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे एक्सपोर्ट के लिए जिसमें सरकार का यानी देश का एक्सपोर्ट का वॉल्यूम या टर्नओवर लो है, तो ऑब्वियसली वो एक तरीके से हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट करने में मदद ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जब वो ऐसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट टर्नओवर का 2.5, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 1.25 है, यहाँ पर 2.5 है, ओके, उसका एकदम डबल हो गया। तो 2.5% जो है वो आपको ड्यूटी क्रेडिट मिल जाएगा, और ड्यूटी क्रेडिट का इस्तेमाल आप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे रॉ मटेरियल मंगाना है या कोई कैपिटल गुड्स मंगानी है, उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई 2 स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम और फोकस कौन सी वाली, मार्केट स्कीम। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि हमारा जैसे सब एक्सपोर्ट साउथ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में कम है, तो अगर वहाँ पर हम करते हैं तो हमें ड्यूटी क्रेडिट 2.5 मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ सेज। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी जो कि दे ही रखा है। यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, जो वाइट वाला पोर्शन है दैट इज़ सेज, और जो आपका थोड़ा सा शेडेड पोर्शन है दैट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। अब इसका मतलब समझते हैं। रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है, और बीच वाले पार्ट को हम बोलेंगे सेज। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसा क्यों किया है और सेज होता क्या है? सेज अपने आप में एक जोग्राफिकल एरिया है, इंडियन नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर ही है। मतलब ये नहीं है कि इंडिया के बाहर का कोई एरिया है, इंडिया के अंदर ही, इंडियन टेरिटरी में ही आता है। लेकिन इस एरिया को दूसरे एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, चाहे आप कहोगे, चाहे आप फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ कहोगे, चाहे आप लॉज की बात करेंगे, मतलब कोई भी इकोनॉमिक लॉ है, यानी आर्थिक जो भी नियम हैं जो ये बाकी के एरिया पे लागू होते हैं वो इस एरिया पे लागू नहीं होंगे। और यहाँ पर जो लेबर लॉज हैं या फिर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड जो लॉ हैं, जीएसटी से रिलेटेड हैं, वो इस एरिया पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि हम इस एरिया को इसीलिए ये सारा कुछ या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि ये हमें एक्सपोर्ट करने में, इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, यानी रोज़गार का क्रिएट करने में, इंडियन पर्सनस को रोज़गार देने में, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। मतलब अगर हम इनको थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा हम इनको लिबर्टी देते हैं, तो इस एरिया के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल साउंडनेस या स्टेबिलिटी बनती है। अब हम इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से करेंगे। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो सब मैं आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ अ पर्टिकुलर एरिया that is located within the national boundaries of India
लेकिन हम इस एरिया को फॉरेन टेरिटरी की तरह मतलब मान के चलते हैं। फॉरेन टेरिटरी नहीं है, विदेशी क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मानेंगे क्यों? क्योंकि अगर हम उसी में मानते हैं ना, तो हमें सारे लॉज इक्वली अप्लाई करने पड़ेंगे। बाकी के एरिया में जो लॉज होते हैं, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, हमारी और दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इस शेडेड एरिया पे लागू होंगी, तो इसका मतलब वो इस पे भी होनी चाहिए ना। लेकिन अगर हम इसको फॉरेन यानी विदेशी क्षेत्र की तरह ट्रीट करते हैं, देन हम इनको इन चीज़ों से मुक्त कर देंगे, मतलब फ्री कर देंगे। फ्री ट्रेड जोन है एक तरह से। फ्री ट्रेड जोन का कॉन्सेप्ट पहले भी हम एक बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्यों ऐसा करते हैं, एम क्या है हमारा इस जोन का? हमारा एम है एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना, ट्रेड यानी व्यापार इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना, जॉब्स क्रिएट करना, और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया बनाना। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सेज का कॉन्सेप्ट अपनाया है। इंडिया में सेज से रिलेटेड पॉलिसी फर्स्ट टाइम आई थी 1 अप्रैल 2000 में, ठीक है। यानी कि एक तरह से पॉलिसी जो आई थी सेज से रिलेटेड, दैट वाज उसका जो बिगिनिंग थी वो 1 अप्रैल 2000 को थी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो फीचर कुछ कोई नई बात नहीं है, जो बातें हमने आपको बताई हैं वही सारे इसके फीचर्स हैं। फिर भी एक बार हम पॉइंट्स के हिसाब से देख लेते हैं। सेज यूनिट्स ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी, जैसे मैंने आपको बता दिया टेरिटरी की तरह इस्तेमाल होगा फॉरेन, तो हम इसको ड्यूटीज़, टैरिफ्स, इनकम टैक्स और बहुत सारी चीज़ों से फ्री कर देंगे कि भैया आपके ऊपर ये ट्रेड लॉज, नो ट्रेड लॉज विल इम्प्लीमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया बिकॉज वी वांट टू मेक दिस एरिया फ्री ट्रेड जोन, राइट। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्राइस। देखो इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete करने के लिए और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और वो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको अपने देश के बाकी जो लॉज हैं जो बाकी क्षेत्र में लागू होते हैं वो यहाँ से हटाएं। जैसे टैक्सेस से रिलेटेड है कोटा का मतलब एक लिमिट है कि आप इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते या इस लिमिट से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं करा सकते। ये चीज़ें इन पे लागू नहीं होती। FDI लो बैन्स, ये FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो और एरियाज़ में अगर इन्वेस्टमेंट का रहेगा प्रोसेस तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ रहेगा, बट इस एरिया में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेबर लॉज, श्रम यानी जो लेबर, जो मजदूर या जो वर्कर्स होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे नियम हैं जो यहाँ पर नहीं लागू होते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे हम इनको फ्री रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इनको कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। लिबरल पॉलिसीज़, तो लिबरल पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि हम इनके लिए जो पॉलिसी लाते हैं वो बड़ी उदार है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री हैं, उनमें कम से कम रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कस्टम से रिलेटेड हैं, लेबर रेगुलेशन जैसे अभी आपने देखा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, व्यापार करने से रिलेटेड है, कोटा से रिलेटेड, वही सेम चीज़ आ गई, थोड़ा सा पॉइंट को घुमा दिया है, कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। तो इनको बहुत सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ से फ्री कर दिया। जैसे इनकम टैक्स हॉलीडेज़ मिलते हैं, इनकम टैक्स में बहुत सारी एग्जम्पशन है, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में, और GST वगैरह से इनको हटा दिया है। तो एक तरीके से ये एग्जम्पशन भी इसलिए दी गई हैं क्योंकि हम इनको फ्री रखना चाहते हैं इन सारी रिस्ट्रिक्शन से। नाउ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेज। सेज के ऑब्जेक्टिव क्या है? सेज का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, और जो है अपना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉलिड बनाना है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete करना है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें आप कुछ ऐसा कोई रटा मारने वाली चीज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव था सेज का कॉन्सेप्ट लाने का, उसके पीछे यही था कि वो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, एंड वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। अब जितना अगर वहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट को अगर आप फ्री करेंगे या आप लिबरल पॉलिसीज़ लाएंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट्स होते हैं वही इस तरीके का जो है हिम्मत दिखा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार उनको थोड़ा सा लिबर्टी दे और इस तरीके के एरिया डेवलप करने में
मदद करे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ सेज। तो सेज की हिस्ट्री क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 अप्रैल 2000 में एक पॉलिसी आई थी, लेकिन उससे भी पहले इंडिया एशिया का पहला कंट्री है जिसने इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन है, दिस इज़ इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन, जिसे EPZ कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। कांडला गुजरात में है, काफ़ी बड़ी पोर्ट है, बड़ी बंदरगाह है वो। 1965 में एशिया का फर्स्ट EPZ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कांडला में, और इसी की तर्ज पर जो है 1 अप्रैल 2000 में, यानी 1 अप्रैल 2000 को सेज की पॉलिसी अनाउंस की गई इसी तर्ज पर, क्योंकि देखा गया कि बड़े सारे कंट्रोल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बहुत सारे लॉज हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये सारी चीज़ों से इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सेज वाला कॉन्सेप्ट लाना ज़रूरी हो गया एक तरह से। और 10 फरवरी को 2005 में एक एक्ट भी पास हुआ है। देखिए 2000 में तो पॉलिसी आई, 2005 में एक एक्ट पास हुआ जो 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, ये सेज की हिस्ट्री आप कह सकते हो। ये आप एक टेबल देख रहे हो, लेकिन ये काफ़ी लेटेस्ट डाटा नहीं है, 2012 का डाटा है। मैं आपको थोड़ा सा लेटेस्ट डाटा पे लेके जाना चाह रही हूँ, जो कि 10 मार्च 2021 को पोस्ट हुआ है गूगल पे। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है, मतलब, लेकिन 2021 का है। इसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसके बेस पर बताया गया है कि इस समय इंडिया में 378 सेज जो हैं वो प्रेजेंटली नोटिफाइड है। ठीक है, नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन 2065 काम कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन जब होता है उसके बाद ही उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो ये देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेज जो हैं वो काम कर रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो आपको इस टेबल की बजाय लेटेस्ट डाटा अपडेट करना चाहिए, और इस जब भी आप कोई भी इस तरीके की स्टडी करें या फिर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको लेटेस्ट डाटा ही कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू सेज। अब सेज को क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो इनडायरेक्टली हम समझ ही गए हैं कि इनकम टैक्स से फ्री हो गए, GST से फ्री हो गए, कस्टम से फ्री हो गए, लेबर लॉस से फ्री हो गए, बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो गए। अब देख लेते हैं एक बार। एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम, वही हो गया, कस्टम से फ्री हो गए आप। और एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी जब लगा करती थी तो उन दिनों में एक्साइज ड्यूटी से भी फ्री थे। ठीक है, और उसके बाद आता है इनकम टैक्स एग्जाम्पशन। तो इनकम टैक्स में इनको काफ़ी सारी एग्जाम्पशन मिलती हैं, जैसे इनकम टैक्स एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAB। ठीक है, 80 IAB में आपको एक जो इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन मिलती है, जो एक्सपोर्ट के, जो फ्रॉम द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ सेज। जब सेज का डेवलपमेंट में आप लगे हुए हैं देन आपको आपकी इनकम से जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगी। दूसरा है फ्रॉम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। एक इनकम टैक्स में मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का प्रोविज़न है जो जिससे इनको छूट मिली हुई है। ये भी सेक्शन 115JB है। तो ये मिनिमम टैक्स के लिए, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के लिए है। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। कंपनीज जब अपने शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो उसके ऊपर कंपनी को टैक्स देना होता है। ठीक है, तो दैट इज़ अंडर सेक्शन 115O, लेकिन इसकी एग्जेम्पशन सेज को मिली हुई है। तो सेज में जो सिचुएटेड होंगी कंपनीज उनके लिए ये रूल लागू नहीं होता। एग्जेम्पशन फ्रॉम सेंट्रल सेल्स टैक्स, हम यहाँ पे अब GST का नाम लेंगे तो GST और ये जो सर्विस टैक्स है इन दोनों को ख़त्म कर दिया है। तो GST जो है अब इस के दायरे में ये नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज़ EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ये हम पहले कर चुके हैं, एक बार एक पॉइंट आया था कि ऐसी यूनिट्स जो अपना 100% प्रोडक्शन, जो फाइनल प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट करती हैं, और इसलिए उनको 100, इसके आगे 100% वर्ड भी लगा सकते हैं, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो ये यूनिट्स जो हैं इंपोर्ट कर सकती है ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो तो है ही ना कि हम अगर 100% EOU है
तो उन्हें अपने प्रोडक्शन के लिए जिस रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है वो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा भी इनको ये कंसेशन मिले हुए हैं। क्या? जैसे अगर उन्होंने कोई भी जीएसटी पहले पे किया है या सेंट्रल सेल्स टैक्स जो पहले से सीएसटी हुआ करता था पहले पे किया है तो वो उसकी रीइंबर्समेंट यानी वो आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा, एग्जामिशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग के समय अगर एक्साइज ड्यूटी लगी थी कभी तो वो भी वैसे तो इनके ऊपर लगाई नहीं जाती तो इनको एग्जामिशन होती है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी क्योंकि अब कुछ ही प्रोडक्ट्स पे रह गई है, लेकिन अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग के समय ऐसी एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगी, इन पर नहीं लगाई जाएगी। रिफंड ऑफ सर्विस टैक्स भी मर्ज हो चुका है हमारा जीएसटी में, तो वैसे जब भी ये केस रहा होगा तो सर्विस टैक्स अगर आपने पे किया है तो आपको रिफंड हो जाएगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, तो ये हम पहले कर चुके हैं। ये इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन हमने सेल्स के रिगार्डिंग किया था, बट ईओयू को भी इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। अच्छा, ये क्या पॉइंट है बता देती हूँ मैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसे सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। सरकार की एक पॉलिसी है कि भाई छोटे उद्योग जो हैं उनको भी तो सपोर्ट करना है ना, उनको भी सर्वाइव करना है। अब बड़ी मछली तो छोटी मछली को खा जाएगी ना, तो बड़ी मछली को अलग रखो और छोटी मछली को पनपने दो, उसको भी तो जीने का अधिकार है। वही चीज़ यहाँ पे है। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी तो सर्वाइव करना है, उसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं जो काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी या बिज़नेस हैं जो थोड़ी पूंजी से और थोड़ी मशीनरी और छोटे मोटे कारोबार जो चलाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार की एक पॉलिसी है कि कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिज़र्व कर रखे हैं कि इसका प्रोडक्शन सिर्फ स्मॉल स्केल वाले ही करेंगे। ठीक है, तो अब अगर ईओयू की बात है, यहाँ पे ईओयू की बात है, तो ईओयू को करने की इजाज़त है विदाउट लाइसेंसिंग। लेकिन नॉर्मल अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी, अगर वो वाला प्रोडक्ट बनाना चाहती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व है, तो उसको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन ईओयू को लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, वो प्रोडक्ट भी बना सकती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व है। ठीक है, उसके अलावा फिर और क्या कह रहा है। हाँ, फिर अगला पॉइंट है कि नॉर्मल जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो भी रिकवरी होती है, जैसे एक्सपोर्ट किया आपने, जो भी पैसा आपके पास आना है वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर रिकवरी हो जानी चाहिए। लेकिन ईओयू के लिए ये टाइम जो है वो मैं उल्टा बोल गई हूँ। नॉर्मल के लिए 6 महीने हैं, लेकिन ईओयू के लिए कहा गया है इट कैन बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। तो इनको थोड़ा कंसेशन देना है ना, तो आपको 12 महीने का टाइम दे दिया गया। 12 महीने में अब जो भी एक्सपोर्ट किया है उसका पैसा आप रिसीव करो, लेकिन बाकियों के लिए वो 6 महीने का टाइम है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ क्या है कि अगर हमें इंपोर्ट करना होता है तो हमें कुछ गारंटी देनी होती है। बैंक्स के ज़रिए जब पेमेंट होती है तो बैंक्स गारंटी मांगता है। ठीक है, क्योंकि बैंक्स आपके नाम का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है ना। ठीक है, तो बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट कब इशू करेगा? जब बैंक ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन और आपका क्रेडिट रैंकिंग देखेगा, उसके आधार पर ही तो होगा। तो लेकिन अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ उससे ज़्यादा और आपका रेपुटेशन अच्छा है तो बैंक जो है गारंटी को कैंसिल कर देगा। गारंटी मतलब आपके लिए गारंटी का जो अमाउंट है वो फ्री हो जाएगा, आपको गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। गारंटी के तौर पर हमें कुछ अमाउंट एक तरीके से उन्हें देना होता है, सिक्योरिटी के तौर पर भी कह सकते हो। ठीक है, तो 5 करोड़ का टर्नओवर अगर मेरा है और रेपुटेशन अच्छी है, यानी कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो बैंक जो है गारंटी की डिमांड हमसे नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ईओयू के लिए है, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए हैं जो 100% अपना प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करती हैं। अब आ जाता है ये लास्ट पॉइंट है, प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन मेजर। तो प्रोसीजर मतलब जितने भी प्रोसीजर है एक्सपोर्ट में उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, और रैशनलाइजेशन मेजर तो कुछ ऐसे मापदंड या कुछ ऐसे क्राइटेरिया अपनाए गए हैं जो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करते हैं। जैसे नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स। तो सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स मंगवाने के लिए कुछ जो रिस्ट्रिक्शन थे, वो रिस्ट्रिक्शन जो है एज रिस्ट्रिक्शन है, तो वो एज रिस्ट्रिक्शन जो है हमने क्या किया है विदाउट मतलब ये इंपोर्ट सेकंड हैंड जो हमारा कैपिटल गुड्स हैं उनको मंगाने के लिए एज रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है या नहीं है।
ऑल एक्सपोर्टर्स विद मिनिमम टर्नओवर, ये वही चीज़ आ गई है, 5 करोड़ या उससे ऊपर का अगर टर्नओवर है तो कोई भी एक्सपोर्टर बैंक को गारंटी दिए बगैर भी इंपोर्ट कर सकता है। फिर कह रहा है कि जितने भी लाइसेंस और जो भी होता है ना लाइसेंस या अथॉराइजेशन होता है, जो आपको किसी चीज़ के लिए कोई अधिकार मिलता है तो उसके लिए उसकी जो वैलिड, जैसे लाइसेंस होता है, नॉर्मली लाइसेंस जो है हम कोई भी अपने लिए भी लाइसेंस लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना। जैसे यहाँ पर जो लाइसेंस है नॉर्मली उसका 12 महीने का टाइम था, लेकिन अब ये 24 महीने कर दिया गया है। तो 24 महीने एक टाइम है जिसमें आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है। नंबर ऑफ़ रिटर्न्स एंड फॉर्म्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फिल करते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए जो इंपोर्ट करवा रहे हो उसके लिए, तो उसकी संख्या, जैसे पहले बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हुआ करता था, लेकिन अब पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया गया है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रमोट किया गया है इस चीज़ को। और फ़ी फॉर ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को प्राप्त करने के लिए जो फ़ी रखी गई थी, अब उसको भी जो है क्या कर दिया गया है, रिड्यूस किया गया, हैज़ बीन रिड्यूस। सो ये हो गए कुछ जनरल सी बातें कि हमने यानी सरकार ने एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से ये प्रोसीजर्स को एक तरह से सिंप्लीफाई किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको समझ में बातें आ गई होंगी, मैं ये आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।